जी सर। ऐसा क्या हुआ था कारगिल के दौरान? 3 मई को देखा उन्होंने, कुछ बंदे लोग मूवमेंट कर रहे थे वो, फिर उस टाइम पर मेरी बटालियन वहाँ पे कपवाड़ा सेक्टर में 90+ टेररिस्ट को मार चुके थे। कैजुअलिटीज जो भी था वो आ रहे थे नीचे, कि बदला तो लेना ही है। कैप्टन विशाल दुबे साहब पार्टी रिजर्व ग्रुप में थे। हाइट पूरा 9 आवर्स चढ़े ना, 5203 ये हाइट है। ऐसे यहाँ पे बॉल है, बॉल पे यहाँ पे एक बड़ा सा एक रॉक है। 14th को एक आइस वॉल था, गिर गया गर्मी के कारण। क्लियर व्यू मिल गया कि मैं बोला इसको रॉकेट लॉन्चर अंदर डालना है, इसको थोड़ा सा होल बड़ा चाहिए। डैगर वगैरह लिया, नाइफ लिया, उनको पूरा निकाल के थोड़ा सा होल बनाया उन्होंने। रॉकेट लॉन्चर मैंने पूरा उसको घुसाड़ा और उसके बाद फायर किया मैंने। फर्स्ट दिन मारे थे 6-7, तब तक मैं 16 राउंड्स फायर कर चुका था। सीधे टेंट पे हिट किया और उसका जो वहाँ पे केरोसिन वगैरह रखे हुए थे जर्किन पूरा उड़ गया। बदला लिया, 5 NLA से बदला ले लिया। सूर्य साहब, हमें ये बताइए, आप SF ट्रेनर रह चुके हैं, तो SF ट्रेनिंग के कितने फेसेस होते हैं और उनका SF ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नमस्ते मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और कर्नल TR साहब को मुझे आप तक पहुंचाया इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डेज ट्रेनिंग होते हैं मैम, कमांडो ट्रेनिंग। 90 डेज में हर स्किल 5 स्किल्स होते हैं मेन इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन, वेपन, मेडिकल, नेविगेशन और डेमोलेशन। ये 5 स्किल्स सभी को आना जरूरी है। ड्यूरिंग 90 डेज में ही हम लोग सब कुछ स्टेज बाय स्टेज सिखाते हैं। पहले बेसिक में ही, बेसिक से लेके एडवांस तक 90 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट करते हैं उसका, क्योंकि एक कमांडो को इसमें माहिर होना, 5 स्किल में कंपलसरी माहिर होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाता है बंदा, वो जो कमांडो सेलेक्ट होने के बाद अलग अलग टीम से में जाने के बाद हम लोग उनको प्रोग्रेस देखते हैं, कौन से स्किल में कौन माहिर है, अच्छा है। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल जो हर एक कमांडो को चूज़ करना होता है खुद ही कि कौन से स्किल में माहिर, ताकि हम लोग स्क्वाड ऑपरेशन चलेगा। ऑपरेशन में जब भी मूव करते हैं उस टाइम पर उन जवानों को वो स्किल का हिसाब से ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अच्छा तुम इसमें माहिर हो, आप इसमें माहिर हो, आप इसमें माहिर हो, इतना होना ज़रूरी है। साथ साथ में बटालियन में वो ड्राइविंग स्किल भी, ड्राइविंग का भी चलते हैं कैप्सूल्स, और कंप्यूटर वगैरह का भी, इसका भी चलते, ताकि इसका नॉलेज हो। क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन में जितने भी रेडियोस वगैरह कीपैड का ही है, तो ये करते हैं मैम। और स्पेशल स्किल्स कमांडो ट्रेनिंग क्रॉस करने के बाद 90 डेज होने के बाद स्काई डाइविंग और शिप डाइविंग कोर्स को भी चुनते हैं कि अच्छा इसका स्विमिंग अच्छा है तो शिप डाइविंग कोर्स में, स्काई डाइविंग तो अमूमन करते हैं। और एक एडवेंचर कोर्स पैरामोटर है जो मैं कर चुका हूँ, पैरामोटर का। ओके। आपने जब आपकी पूरी आप जब ट्रेनर रहे थे प्रकाश साहब, आप ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखा है कि ज़्यादातर लोग ये वाले एक स्किल में माहिर हैं, ऐसा देखने में आया है क्या? ना, आते में रिजल्ट रिटन टेस्ट देखते हैं उसमें, और प्रैक्टिकल भी होता है उसमें, कौन ज़्यादा मार्क्स गेन किया उसको हम लोग उस हिसाब से जिस भी टीम में जाएंगे उनका रिजल्ट हम भेजते हैं कि ये बंदा, इस बंदे ने, इस कमांडो ने इसमें माहिर माहिर हुए हैं, और उसके हिसाब से उसका स्किल यूनिट भी अपने टीम में भी उसको करते हैं कि अच्छा तुम ये स्किल, क्योंकि हम लोग एडवांस में भेजने हैं, उसी स्किल्स में एडवांस में भेजने हैं, तो हमारे SF ट्रेनिंग स्कूल में भेजते हैं कि एडवांस ट्रेनिंग करके वापस आए बंदा।
ये जो एसएफ ट्रेनिंग होती है काफ़ी टफ होती है, काफ़ी ज़्यादा टफ होती है मेंटली और फिजिकली। कई लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके दौरान क्योंकि लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्या आप इंटेंसिटी कम करते हो कभी कि हमेशा आप लोग की इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी सेम रहेगा मैम, और सेम रहेगा क्योंकि हम लोग इतनी फोर्स इसलिए डालते हैं कि एक ऐसे पॉइंट आता है माइंड में, चाहे ऑपरेशनली या चाहे लाइफ में भी, कि इस पॉइंट में अरे बस हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अब मेरा बस का नहीं है, अब मैं गिव अप कर दूंगा, मतलब इस तरह की सोच आता है। उस सोच को ब्रेक करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ा सा फोर्स डालते हैं ट्रेनिंग वगैरह में। और ये जो सबसे आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इतने सारे ऑफिसर्स और अपने लोगों को, जवानों को ट्रेन किया है, आपको क्या लगता है कौन सा एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है जो सबसे टफ होता है, जिसके कारण लोग ज़्यादातर छोड़ देते हैं ट्रेनिंग? ऐसा कुछ आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक स्टेज में जब आते हैं तब लोग अपना गिव अप कर देते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा? फर्स्ट 1 मंथ की ट्रेनिंग में गिव अप कर जाते हैं, थोड़े से फोर्स नहीं, उसके बाद बंदा ट्रेनिंग अप हो जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट मैक्सिमम कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब जो 1 महीना टिक गया है वो मतलब पूरा 60 दिन और भी झेल लेंगे, तो वो 1 महीने में ऐसा आप क्या करवाते हैं? 1 महीने वही थोड़ा सा कम सोने देते हैं। और कम सोने मतलब कितना? तो कुछ घंटे उनको जल्दी जगा देंगे, उनका फिजिकल पीटी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए वगैरह रात को कम सोने देते हैं, क्योंकि उनको कुछ एक चीज़ें तैयारी करना होता है ना, स्किल वाइज। टेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट 2 वीक्स के बाद ही, तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा वो प्रेशर, थोड़ा सा कुछ लोग ले नहीं पाते हैं तो गिव अप कर जाते हैं। कुछ लोग माहिर, लगभग 100 में से 80-90 करीब एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट हो जाते हैं। 100 में से केवल 20 लोग बचते हैं और वो पास आउट होते हैं आपका, तो 20% सक्सेस रेट मान के चलिए। जी मैम। मेरे जो इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी सारे मेल एस्पिरेंट्स पूछते हैं एसएफ के बारे में कि मुझे अगर एसएफ कमांडो बनना है तो मुझ में क्या होना चाहिए। तो आपको ऐसा कोई एक स्पेसिफिक स्किल या ऐसा कोई क्वालिटी नज़र आता है जो अगर बंदे में है तो वो ट्रेनिंग इंड्योर कर पाएगा? मेन थिंग मैम, हम लोग ये देखते हैं कि कमांडो में जो भी कमांडर है, दिमाग, दिल, घुटने, यानी कि दिमागी तौर पे ठीक होनी चाहिए, दिल से स्ट्रांग होनी चाहिए, और घुटना मीन्स ताकत, फिजिकली फिट होनी चाहिए। ये चीज़ें हम देखते हैं। उसमें एक चीज़ में, किसी एक चीज़ में थोड़ा बहुत कम भी है तो हम लोग बाद में वो कवर अप कर लेगा वो। उसमें मेन जो फिजिकल तो है, ये फिजिकल है, मेंटली उसको बैलेंस देखते हैं कि क्या हम लोगों का ऑपरेशनली हम लोग जो भी कर रहे हैं ऑपरेशनली करते हैं, ऑपरेशनली ये झेल पाएगा नहीं है, ऑपरेशनली कहीं मतलब ऐसे ना हो कि गिव अप कर दे। ये चीज़ जो है हम लोग उसी में चेक करते हैं उसका। आप कैसे मेंटल स्ट्रेंथ कैसे आप चेक करते हो? मेंटल स्ट्रेंथ मीन्स उनको वही कम सोने देते हैं, और उसके बाद जितने पानी में डालना, तंग कर, थोड़ी सी होता है ना तंगी टाइप, थोड़ा सा फ्रंट रोल ज़्यादा, फ्रंट रोल वगैरह कराना, फिजिकली थोड़े सा वो करते हैं थोड़े से। तो कीचड़ में भी ढकेल देते हो आप उनको? हाँ, कीचड़ में, क्योंकि ऑपरेशनली हम ये नहीं सोचने कि ऐसे तंग कर रहे हैं, लेकिन क्या ऑपरेशनली जाना पड़े तो वो उसको सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए कि अरे मैं इसमें नाले में क्यों जाऊँ, ये गंदा नाला है। इस तरह का सोच को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से उनको ड्रेन में डालना वगैरह, गटर शटर जो भी है उसमें निकालते हैं। गटर में भी डाल देते हैं आप? गटर में भी डालते हैं, बेंच स्ट्रेच वगैरह वहीं पे कराते हैं। अच्छा। ताकि थोड़ा बहुत उसका गंदा पानी भी अंदर चला जाता है? पानी वगैरह नहीं अंदर नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उसको थोड़ी सी हमने स्ट्रांग बनाने के लिए करते हैं, ताकि वो ऑपरेशन, मेन फोकस हमें ऑपरेशनली कमांडो बिल्कुल ही फिट होने चाहिए। मेन एम यही है मैम। और ये जैसे आपने कहा कम मतलब इनको सोने नहीं देते हैं, तो ये कम ये विथ लेस स्लीप उनको ये सब एंड्योर करना पड़ता है, और उनका विजिलेंस, मतलब दे हैव टू बी
वेरी अलर्ट कंप्लीटली, वो आप टेस्ट करते हो कि अंडर एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल कंडीशन वो काफ़ी अलर्ट हैं कि नहीं? जी मैम। उन लोग कितने एजाइल है, कितने अलर्ट हैं, ये आप देखते हैं? ये देखते हैं। अभी जैसे कि आपने बताया कि ये जो ये एक वीक होता है, एक वीक को थोड़ा सा कम सोने दे, उसके बाद हम लोग फाइनली टास्क देते हैं कि उसमें किस तरह कर पा रहा है, कि हम लोग जहाँ जहाँ बताए वो चीज़ कर रहे हैं नहीं, जो ब्रीफ करना था वो इस तरह का ब्रीफ कर रहा है कि नहीं, समझना है जितनी समझ रहा है कि नहीं, वो जो चीज़ें वो चेक करते हैं कमांडो का एबिलिटी का, कि मेंटली कितना वो है स्ट्रांग, उसको उससे पता लग जाता है कि अच्छा ये बंदा ठीक है, फिट है, कि इस तरह का काम कर रहा है। अपना स्किल का पूरा जितने भी स्किल्स 5 बताएं वो 5 स्किल में माहिर है कि नहीं, पूरा का हम लोग डेमोलेशन करवाते हैं, है ना मैम, और कम्युनिकेशन करवाते हैं। कम्युनिकेशन से सभी इसी में एक ऑपरेशन, लास्ट फाइनल ऑपरेशन एक लॉन्च करवाते हैं उनका ट्रेनिंग टाइम, उसमें सब कुछ इसको पूरा स्किल्स 5 स्किल्स को अपनाते हुए जाएगा। हम बीच में बोलेंगे कि अच्छा इसको गोली लग गया, किस तरह का वो करोगे, कैसे एवैक्यूएशन कैसे करोगे, पूरा चीज़ें हम लोग उसी में एक ही ट्रेनिंग में ही सिखाते रहते हैं। सेकंड मंथ से स्टार्ट हो जाता है ये चीज़। तो ये मेडिकल स्किल में आप क्या क्या सिखाते हो कि किसी बंदे को अगर गोली लग गई तो उसको कैसे फर्स्ट एड देना है, ये आप सिखाते हो? ये बेसिक 90 डेज में मेन बेसिक सिखाते हैं। एडवांस ट्रेनिंग में सब कुछ सीखेगा कि वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है तो कैसे हेल्प करना है, और किसी का फ्रैक्चर अगर हो गया तो क्या करना है, किसी को पेट में गोली लगी तो इसमें हम लोग बेसिक फर्स्ट एड में सिखाते हैं। वो एडवांस और सीखेगा, और उसमें हमारे SF ट्रेनिंग स्कूल में जाता है। मैं ओके आपने अपने करियर में ऐसा SF ट्रेनर ऐसी कोई कैंडिडेट हो देखा है जो बहुत ही डिटरमाइंड हो और आपको लगता है ये बंदा तो बिल्कुल ट्रेनिंग और मतलब अच्छे से करेगा और आगे भी नाम कमाएगा ऐसे? हाँ, देखो मैम, एक कैप्टन विशाल दुबे साहब हैं, अभी फिलहाल प्रेजेंट कर्नल हैं। ओके। और कर्नल साहब वो बहुत टफ थे। उसके बाद TR कृष्णन साहब आए थे, आपका पॉडकास्ट में भी आए थे, बिल्कुल। वो भी बहुत टफ थे। उनका मतलब शुरू में जो 40 किलोमीटर फिनिश किया ना उन्होंने, शुरू में जिस स्पीड से शुरू किया उसी स्पीड से ख़त्म किया, और 4 आवर्स कुछ मिनट में ख़त्म किया था। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख के, बहुत टफ थे वो। अच्छा। बाकी अवसर है टफ है, लेकिन ये जो मैं मतलब मेरे उसमें देखा हूँ, इन दोनों को देखा हूँ। दुबे साहब तो स्पीड मार्च के दौरान उनके फादर ने एक बलिदान दिया हुआ है, हाथ में वो पकड़ के दौड़ रहे थे कि मुझे कुछ करना है, कुछ कर गुजरना होता है ना एक माइंड में, वो वाला चीज़ कैप्टन विशाल दुबे में देखा था वो उन्होंने, बहुत अच्छा हो। ये दोनों अफसर्स में वैसे, बाकी जवान्स में तो है, होते हैं कुछ लोग, उनको पहचानते हैं हम लोग पहले से ही सिलेक्शन में ही, SFSC सिलेक्शन में ही हम लोग पहचान के अच्छा ये बंदा ये क्वालिटी से हैं, बताया ना, उनको टीम को हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं कि ये बंदा अच्छी तरह ट्रेनिंग कर सकता है, और इसमें ये इसका स्किल इसमें ज़्यादा है, ताकि उनके एडवांस ट्रेनिंग में भी वही वो मतलब उसी में भेज सके, ताकि रिजल्ट भी आए हमें, रिजल्ट भी ऑपरेशनली रिजल्ट दे सके वो बंदा। एक बंदे को मेडिकली इतना इंटरेस्टेड नहीं है, उस पता नहीं उसमें मेडिकल में डालेंगे तो इतना वो अचीव नहीं कर पाएगा, जो कम्युनिकेशन जिसका इंटरेस्ट नहीं है इतना अचीव नहीं कर पाएगा। हम लोग उसमें वो देखते हैं कि अच्छा ये बंदा पहले से मार्क कर लेते हैं कि ये बंदा इसमें फिट है, तो उसी में वो फिट ही रहेगा लास्ट तक, जब तक सर्विस कर रहा है। सो आपने कभी ऐसे देखा है कि कोई एक बंदा ऑर्डिनरी था, उसके बाद उसके डिटर्मिनेशन के कारण वो ऐसा मतलब अबव ऑर्डिनरी बन गया? और हाँ, बहुत से जवान को देखा कमांडोज को कि वो ऑर्डिनरी थे, हम भी थे ऑर्डिनरी थे, मैं भी था खुद। बाद में ऐसे लगा कि हाँ कुछ करना है, हमें कुछ कोर्सेस किया, उसके बाद मेजर ट्रूप को डील करना है, हैंडल करना है, तो किस तरह का वो करना है, उसमें स्किल डेवलप हो जाता है मैम। उसमें वेपन हैंडलिंग का ट्रेनिंग आप कैसे करवाते हो प्रकाश साहब? वेपन हैंडलिंग का स्पीड चाहिए मैम। मान लीजिए कुछ रोग पड़ गया वगैरह, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग पूरे पार्ट्स को खोल के रखते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करके उनको वेपन का जोड़ना खोलना वगैरह विदिन 1 मिनट के अंदर किस तरह का करेगा करके उसमें ट्रेनिंग वगैरह देते रहते, ताकि
उसका हाथ ढंग से अंधेरे में भी अच्छे से चल सके, Assemble कुछ भी, हाँ अंधेरे में भी कुछ ना कुछ कोई रोग पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, फायर करने में दिक्कत हो गया, तो तुरंत जल्दी वो क्लियर कर सके। और ये स्नाइपर ट्रेनिंग आप कैसे देते हो? स्नाइपर ट्रेनिंग में बाकी 2 बड्डी पेयर होते हैं, उनको 500-600 मीटर पे 800 मीटर लगभग मान लीजिए रख देते हैं, टारगेट देते हैं उनको बोलते हैं कि अभी उनको पेशेंट चेक करने के लिए कि ठीक है टारगेट कभी भी उठ सकते हैं, एंगेज करना है ना। वो अपना जो इंस्ट्रक्टर जो भी है देखेंगे और बंदे बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहा है, वॉच कर रहा है टारगेट को, और जैसे कि टारगेट 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे, अपनी मर्जी है जो भी टाइम देते हैं, ताकि उनका पेशेंट चेक करने के टारगेट कुछ सेकंड के लिए खड़ा होगा और एंगेज करना है, और उसका एंगेज करना होता है। उसमें फिर अगर नहीं कर पाए तो फिर हम लोग बार बार ट्रेनिंग देते रहते हैं। कि कितनी बार, मतलब आप लोग के इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी बंदे ने एक बार मिस कर दिया तो कितनी बार आप चांस देते हो उनको? चांस अभी जब तक उनका कैप्सूल चलता है मैम, ट्रेनिंग अभी एक स्नाइपर के अलग से मतलब टाइम टेबल होता है, उसका पीरियड होता है, उस कैप्सूल चलाते हैं, उस टाइम पर तक कंटिन्यू चलते रहते हैं, उनका तो टारगेट देते रहते हैं, मिस कर गया दोबारा टारगेट देते हैं कि ठीक है एंगेज करो, ताकि ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा, फाइनल तो है नहीं, सही बात ट्रेनिंग है। चल रहा है, तो हम लोग को उसी ट्रेनिंग में ठीक है अभी मिस कर नेक्स्ट टाइम, ऐसे करके जो पार्टी हुआ उनको दूसरे काम देते हैं, दूसरी ट्रेनिंग देते रहते हैं। जो वो उस टाइम पीरियड में, जैसे कि 1 मंथ का कोर्स होता है, 2 मंथ्स का, वहाँ 6 वीक्स का होता है ट्रेनिंग वगैरह का स्नाइपर का, तो 6 वीक्स के दौरान वो करते रहेगा प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं कि वही सेम टारगेट। पहले तो टारगेट हम बताएंगे वहाँ पे, ठीक है टारगेट आप शूट, उसके बाद कुछ मिनट के बाद, उसके बाद फिर कुछ घंटे डिले करते हैं कि कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी टारगेट आ सकते हैं कि एंगेज करो, वो ट्रेनिंग उसमें चलता है। आप लोग वहाँ पर स्नेक कैचिंग का भी ट्रेनिंग देते हो? स्नेक हैंडलिंग है, स्नेक हैंडलिंग या कैच? स्नेक हैंडलिंग बोलते हैं, स्नेक हैंडलिंग वगैरह करवाते रहते हैं। वैसे हमारे डेजर्ट में बहुत स्नेक्स हैं, स्नेक पिट रखे हुए हैं अलग अलग, और उनको दिखाते हैं कि ये जो एसएफ ट्रेनिंग में डिफरेंट, आप क्या डिफरेंट टेरेन्स का ट्रेनिंग देते हो, जैसे डेजर्ट हुआ, माउंटेन्स हुआ, प्लेन्स हुआ, वो सब का अलग अलग ट्रेनिंग आप जी मैम, ये 90 डेज में देते हो? जी मैम, क्योंकि हम लोग डेजर्ट का स्पेशलाइज्ड हैं डेजर्ट के लिए, तो डेजर्ट में हम लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। लास्ट में एंडोरेंस भी करवाते हैं उनका, उसमें नेविगेशन में बताया ना, 5 स्किल में सभी को उसको यूज़ करना आने जरूरी है। 5 स्किल लास्ट एक्सरसाइज होता है एस्केप एंड डिवीजन, 60 किलोमीटर करीब कराता है, 100 भी करा सकते हैं, लेकिन 60 का हमने किया और करवाया भी है, 60 किलोमीटर्स का लगभग कराते हैं एंडोरेंस। उसका उनको चेक करते हैं कि एस्केप एंड डिवीजन विदाउट कंपास, विदाउट मैप, वो याद करके एक पॉइंट पे गए, वहाँ पे फिर नेक्स्ट अगला बताते हैं कि वहाँ से उधर आगे कैसे बढ़ना है, वो कितना डिग्री वगैरह डिस्टेंस वगैरह खुद करना पड़ता है उनको, ऐसे करके ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं, एस्केप एंड डिवीजन बोलते हैं जिसको। कितने साल आप ट्रेनर रह चुके हैं? मैं 3.5 years रह चुका हूँ मेरे बटालियन में। ओके, सो मतलब ट्रेनर का वो उतना ही बिजी होता है जितना ट्रेनी होता है, ट्रेनर भी बिजी रहता है, उनसे ज़्यादा बिजी होना पड़ता है। हाँ, तो आप लोग भी रात सोते नहीं हो, क्योंकि अगर आप उनको जगा के रखना हो, हाँ, तो आप लोग भी सोते नहीं है? हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, 5-6 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं कि ठीक है आज तुम देखना उनको, और नाइट 11 बजे तक ऐसे पढ़ाई वगैरह करने हैं, उसके बाद थोड़ी देर सोने देते, फिर 4 बजे के लिए पीटी के लिए दूसरा तैयारी करवाते हैं उन्हीं को। मतलब अभी आजकल तो ऐसे कि पूरा ट्यून सभी टाइमिंग सेट है इंस्ट्रक्टर्स का, ठीक है आप मान लीजिए स्पीड मैचेस भी हैं, ठीक है 5 किलोमीटर आप दौड़ोगे, 5 किलोमीटर आप दौड़ोगे, 5 किलोमीटर आप उनका साथ दौड़ना, मीन्स उनको चेक करना होता है कि कोई वेट तो नहीं लूज कर रहे, वो जो भी है वो चेक करते हैं उसका। ड्यूरिंग ये ट्रेनिंग एक तो सुलाते नहीं हो एक पर्टिकुलर पीरियड, कम नींद, और खाना भी कुछ कम देते हैं? नहीं, खाने में पूरा खाने में जितना खा सकते खाओ, क्योंकि ज़्यादा खाएगा भी हम लोग जो भी
फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं तो उल्टी आएगा, वो अपना आप कम खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ओके। पूरा खा के वो ऐसा नहीं कि वो चल रहे, कोई क्लर्क ड्यूटी नहीं है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ड्यूरिंग वॉर लाइक सिचुएशन और ड्यूरिंग वॉर खाना तो एक्चुअली सब कुछ तो मिलता नहीं है ना, मोस्टली पैकेज फूड में लोग सस्टेन करते हैं। तो कम्बैट रेशन, हाँ, तो उसकी भी ट्रेनिंग आप देते हो कि हाउ टू गेट यूज टू दैट पैकेज फूड एंड ऑल दैट? हाँ, क्योंकि वो टीम में एक बार सेलेक्ट होके चला जाएगा। हाँ। वो टीम्स में जो भी ट्रेनिंग होता है, ईयरली वहाँ पे भी ट्रेनिंग चलते रहते हैं। उस टाइम पर कम्बैट रेशन को ही इस्तेमाल करना होता है, कंपरेशन बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना ही होगा। ओके, उसको तो करवाते हैं, उसका भी ट्रेनिंग होता है। जी मैम। तो बेसिकली जो SF ट्रेनिंग में जो एक्चुअली आप लोग करवाते हो कि एक्सट्रीम टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस, मेंटल स्किल एंड फिजिकल स्ट्रेस अंडर दीज कंडीशंस। जी मैम। वो ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में कब क्या कैसा सिचुएशन होगा हमें नहीं पता। जी मैम। आपका जैसे आप SF ट्रेनर बने थे क्योंकि आपका जो कारगिल के टाइम पे आपका जो काम आपके किसी कमांडर ने देखा और उनको लगा कि आप यू विल बी गुड एज अ ट्रेनर। ऐसा क्या हुआ था कारगिल के दौरान जो आपने ऐसा कोई स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट किया जिसके कारण आपके कमांडर ने कहा नहीं ये बंदे में दम है एंड ये ट्रेन कर सकता है? ट्रेन कर सकते हैं ये, इसलिए मैं 5203 पे जब कैप्चर किए थे, हाँ। और उसमें 503 के बारे में 5203 उसके बारे में थोड़ा बताइए। 5203 किसको बोलते हैं, ताकि एक माउंट जो हाइट है मैम, उसका हाइट का नाम देते हैं पॉइंट, क्योंकि हर माउंट के ऊपर कोई संगृति बोलते हैं, कोई पद्माटाप बोलेंगे, ऐसे छोटे छोटे जो बाकी पहाड़ियों को हर एक का नाम नहीं दे सकते हैं, ताकि उसको क्या है कि उसकी हाइट के हिसाब से हमने 0.5203 कहते हैं, 0.5114 कहते हैं, वो बटालिक सेक्टर्स में वो हर पॉइंट को लगभग देते हैं, उसकी नाम देते हैं, उसकी हाइट से पॉइंट बोलेंगे और इतनी हाइट है करके पहाड़ी का। अच्छा, ताकि उसका एक नाम हो गया ओके। अच्छा, ये पहाड़ी का नाम, ये 0.5203, 0.514114 ऐसे में। तो क्या हुआ था? तो उसमें हम लोग जब क्लाइंब किए थे वहाँ पे जैकले को रेड करना था उन्होंने फर्स्ट फेज में, 12 जैकले राइफल। और मतलब क्या सिचुएशन क्या हुई थी? सिचुएशन ये है कि जैसे कि पाकिस्तान ने क्या किया, हम लोग जो विंटर में पोस्ट क्या करते हैं कि खाली करके नीचे आ जाते हैं, हम विंटर पोस्ट होते हैं पीछे आ जाते हैं। उस दौरान कारगिल ने पाकिस्तान ने क्या किया कि उन पोस्टों को जो हमने विंटर पोस्ट खाली किए हैं उनमें आके बैठ गए थे मैम उन्होंने। अच्छा, उन्होंने आके वहाँ पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे बैठे। जैसे कि एक ताशिन करके एक शफर्ड है जो बकरवाल बोलते हैं, बकरवाल, वो उसका याक खो दिया, वो गुम हो गया था, वो याक ढूंढने गया था ये बंदा, ये शेपर्ड। हाँ, शेपर्ड ताशिन, उसका नाम ताशिन नंगमियाल, ताशिन नंगमियाल। 3 मई को देखा उन्होंने, 3 मई को देखा तो वो वहाँ पे याक उसका मिल नहीं रहा था, लेकिन कुछ बंदे लोग मूवमेंट कर रहे थे, वो कुछ मोर्चे बना रहे थे, कुछ लोग है वो नॉर्मल कबायली ड्रेस में थे, पठानी शूट में थे वगैरह। तब उसको लगा कि ये कुछ अपना इंडिया का तो है नहीं, उनके अलावा और कोई नहीं घूमते उस एरिया में, जो लद्दाख के हैं उनके अलावा और कोई नहीं घूमते। उन्होंने जाके आर्मी को बताया, अपने पास में पोस्ट है, उनको आर्मी को बताया, तो फिर उन्होंने गया वहाँ पे, देखा तो उनको पकड़ा, उन्होंने बहुत बेरहमी से उनको मारा है। तब तक उनको ये पता नहीं था, टेररिस्ट ही समझ रहे थे हम लोग अपने आर्मी को। किसको मारा उन्होंने? ये शेपर्ड को मारा? शेपर्ड नहीं, अपना आर्मी वालों को। आर्मी वाले गए थे देखने के लिए, तो उनको पकड़ा और उनको बेरहम से आंखों वगैरह निकाले, हाथ वगैरह काटे उन्होंने, जो भी था। फिर इंडियन आर्मी को तब पता लगा कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर उस टाइम पर मेरी बटालियन वहाँ पे कपवाड़ा सेक्टर में 90+ टेररिस्ट को मार चुका था तब तक। अच्छा। 90+। तब उनको बोला कि एक हमारे टीम को एक वहाँ पे भेजा जाए बटालिक सेक्टर में। तब इन्होंने बम्प 1 2 3 करके है, हमारा कैप्टन संग्राम सिंह साहब के कमांड में अपने कमांडर्स गए थे, ऊपर क्लाइंब किए। क्लाइंब की सुबह ऊपर टॉप पे पहुंचना था, रेड करना था।
और तब तक उनका जो अमेरिका का जो इंटरसेप्ट है, उन्होंने अमेरिकन्स जो है इंटरसेप्ट की वजह से उनका जो हेल्प मिल गया पाकिस्तानीज़ को, उनको पता लग गया और इनको पर काफ़ी फायर किया थे, नुकसान हुआ थोड़ा, और ये लोग वापस आए नीचे आए। दोबारा हमारे साथ में एक 5 पैरा बटालियन का भी था, कुछ कॉलम्स थे उसके साथ, फिर उनको भी वापस विड्रॉल किया, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ नुकसान होता है तो दोबारा रीआर्क करते हैं, दोबारा रीप्लान करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग तब तक हम लोग जा रहे थे, कैजुअलिटीज जो भी था वो आ रहे थे नीचे। उस टाइम पर हम लोग हमारे प्रमोशन कैडर था वो फिनिश करके हम लोग JNK में कदम रखे थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि हमारे लड़के लोगों को थोड़ा बहुत घायल हुए। मैंने देखा कि मुझे कुछ लग रहा था कि बदला तो लेना ही है ऐसे। वो तो 4 नॉर्थन लाइट इन्फेंट्री के थे, 4 नाइट बदल लेने के ठीक 5203 पे सेम वही मिल गए, उन्हीं का 5 NLA के मिल गए थे हमें, हम लोग जो मैं आपको बता रहा था। फिर हम लोग वापस विड्रॉल किए, वो फिर इसको बटालिक सेक्टर इसमें सब सेक्टर में इसमें डाला हमें, गनशेक करके एक जगह है, गनशेक में हमारा बेस है। और उसके बाद वहाँ पे 12 जकले गए थे, तब तक कालिया साहब वगैरह उनको कुछ नुकसान हुआ था, कैजुअलिटीज हुए थे। फिर उसके बाद हम लोगों को भेजा गया वहाँ पे। हम लोग 9 जून को हमारा कैप्टन रमाकांत साहब वगैरह ये लोग जैकले वाले चढ़े थे, 7th and 8th नाइट क्लाइंब करके गए थे। 9th को हमारा कैप्टन रमाकांत साहब को हम लोग उनके साथ 10 जवान थे, उनको हमने वहाँ पे छोड़ने गए थे। 5 पैरा वहाँ पे है हमारा सिस्टर बटालियन, और वहाँ पे बेस तक वहाँ पे गए तो हम लोग वहाँ पे छोड़ के उनको, हम लोग रिजर्व ट्रूप में थे, कैप्टन विशाल दुबे साहब पार्टी रिजर्व ट्रूप में थे। वहाँ पे वो लोग ऊपर गए रमाकांत साहब पार्टी, ताकि इनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि वो बॉडीज वगैरह निकालना था। तब तक कालिया साहब का जो अमल कालिया साहब वगैरह बॉडीज वगैरह वहीं पे पड़े थे। ये गए थे और इन्होंने ऊपर से फायर वगैरह डाला, और सुबह जो अपना भी कुछ कैजुअलिटीज हो गए वहाँ पे, 3 बंदे का कैजुअलिटी हो गया। सो फिर हम लोग रिजर्व ट्रूप में थे, कैजुअलिटी निकालने के लिए कैप्टन भास्कर साहब पार्टी थे, और हम लोग वहीं पे रुकना था, हमारे रिजर्व में थे। तो विशाल दुबे साहब पार्टी और भास्कर साहब पार्टी दोनों मिलके हम ऊपर गए। नेक्स्ट डे नाइट पूरा 9 आवर्स चढ़े, और हवास वाला ने अच्छा रोप्स वगैरह रोप लाइन बना दिए थे, पिटान्स वगैरह डाल के हम क्लाइंब करा और ऊपर चढ़े। और उनको कैजुअलिटी से हमारे कैप्टन भास्कर साहब निकाल लिए उनको, हमारे जो कैजुअलिटीज है उनका भी 2 कैजुअलिटीज हुए, जैक राइफल के थे, उनको निकाला और हम लोग वहीं पे रुके थे। मैं रुके तो वहाँ पे उनका जेसू साहब ने बताया कि यहाँ पे बॉल ऐसे था ना, 5203 ये हाइट है, ऐसे यहाँ पे बॉल है, बॉल पे यहाँ पे एक बड़ा सा एक रॉक है, वो डॉल्फिन टाइप, उसके नीचे एक टेंट में थे। छोटा सा देखा हमने कि कुछ बंदे लोग बैठे हुए हैं, वो आता है एक स्टेथोस्कोप से आ रहा है, वो चेक कर रहा है उनको, और एक पॉकेट में हाथ रखे, मतलब वो हमने समझा कि वो अफसर है, एक तो डॉक्टर तो है ही, 2 बैठे थे। उनको मारेंगे कैसे? ऊपर देखेंगे तो ऊपर स्नाइपर शॉट्स आ रहे हैं, स्नाइपर से काफ़ी नुकसान किया उन्होंने, 2-3 बंदों को कैजुअलिटी कर दिया। तो किस तरह के करेंगे करके हम लोग सोच ही रहे थे। तब तक जो नेक्स्ट डे 14th को एक आइस वॉल था, ऐसे इसके पहाड़ी के साथ था, 5203 का आइस वॉल है, गिरा एकदम, गिर गया गर्मी के कारण गिरा। ऊपर से फायर भी आ रहा था अपना आर्टिलरी का वगैरह, इससे वजह से भी हो सकता है गिरा। तो हमें क्लियर व्यू मिल गया कि कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये पूरा मिलते हैं। हमने क्या किया कि नेक्स्ट डे हमने देखा, हमारा एक कमांडर नरेश हांडा है, उन्होंने देखा कि मैं बोला इसको रॉकेट लॉन्चर अंदर डालना है, इसको थोड़ा सा होल बड़ा चाहिए। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने एक डैगर वगैरह लिया, नाइफ लिया, थोड़ा थोड़ा मार के, क्योंकि पत्थर वगैरह उसमें बहुत बर्फ भी पत्थर बन गया था, बिल्कुल हार्ड हो गया था, उसको पूरा निकाल के थोड़ा सा होल बनाया उन्होंने। फिर रॉकेट लॉन्चर मैंने पूरा उसको घुसाड़ा और उसके बाद फायर किया मैंने। जो बैठे थे धूप में थोड़ा सेक रहे थे, है ना, वहाँ पे वो उनका काम है, और जो भी उनके पास वेपन वगैरह कुछ नहीं था, उनका काम है राशन ले जाना। ये जो हाइट पे बैठे थे इनको राशन पहुँचाना, और सुबह वापस आके धूप वगैरह सेक वहाँ पे फिर
आगे लिंक पार्टी थी वो। उनको फर्स्ट दिन मारे थे 6-7 बॉडी दिख रहे थे, फिर कुछ देर के बाद फिर धीरे धीरे बंदे आ रहे थे। उनको ये पता नहीं था कि हमने देख रहे हैं होल से, उसके होल से देख रहे हैं, उनको पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों अपना आरटी फायर आएगा तो वो इस बाउल को क्रॉस कर जाता था, नाला था वहाँ पे, नाला पे पड़ जाते, यहाँ पे नहीं लग रहा था। उनको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे इंडियन आर्मी। तो उसके बाद दुबे सर ने बोला कि ठीक है डेली देखो और टेंट को उड़ाने की कोशिश करो। सर बता रहे थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं हुआ। थर्ड डे फर्स्ट राउंड, तब तक मैं 16 राउंड्स फायर कर चुका था। अच्छा। वो मतलब जहाँ जहाँ उनको टेंटें दिख रहे थे उनमें डाल रहा था। कितना हुआ नुकसान क्लियर नहीं पता लग रहा था दूर का, लेकिन यहाँ पास वाला तो हम देख ही रहे थे। और थर्ड डे फर्स्ट राउंड सीधे जाके, और जो डॉल्फिन नोस था ना मैं से यहाँ पे टेंट थे, सीधे टेंट पे हिट किया। और उसका जो वहाँ पे केरोसिन वगैरह रखे हुए थे जेरिकन, पूरा उड़ गया। पूरा दोनों जल गया। दोनों अफसर मतलब हवा में लहरा रहे थे। दुबे साहब में नीचे डाउन हुआ, दुबे साहब को बताया सर टेंट उड़ा दिया। फिर रमाकांत, हमारा कैप्टन रमाकांत सर और दुबे सर दोनों ने देखा, यार खुशी की बात है। फिर उसके बाद हमारे कुछ गम भी है कि हमारे नुकसान भी हुआ थोड़ा। हाँ, आपको थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम बदला लिया। फिर बाद में हमने पता किया कि ये कौन से रेजिमेंट के हैं लोग, है ना। बाद में पता लगा कि ये 5 NL है क्या। मैं बोला ठीक है, 4 NL ने थोड़ा सा किया था, हमारा नुकसान किया था, 5 NL से बदला ले लिया। ये थोड़ा सा हमारा संतुष्टि हुई। उसके बाद फिर हमने ये जो यहाँ पे मैम ये यहाँ पे पोस्ट है ना मैम इनका, जैसे कि इनको उड़ाया, उनका कोई कमांडर है नहीं, डॉक्टर कोई है नहीं, इनका कोई कमेंट करने वाला नहीं है। सब भाग रहे थे दिन दहाड़े। अच्छा। वो कोई वैसे बैठ के स्लाइड होके फिसलता सभी वहाँ पे खाली कर दिया। तो नेक्स्ट डे हमने क्या किया कि लद्दाख स्क्वाड्स को हैंड ओवर करना, क्योंकि कमांडर वहाँ रुकना नहीं है, हमारा काम है रुकने का नहीं है। रेड किया, जो भी वहाँ पे क्लियर किया और उनको हैंड ओवर करके वो नीचे आना था। फर्स्ट लद्दाख स्काउट्स को हमने हैंड ओवर किया। उस टाइम पर मैं और दुबे सब गए थे ऊपर, और वहाँ पे कुछ बॉडीज उनका भी पड़े थे। उसमें एक मजे की बात यह है कि ये कुक है मैम, उसमें उनका खाना वगैरह पकाता था। उसने लेटर लिखा हुआ है उर्दू में। तो बाद में हमने दुबे साहब हमने पढ़वाया था, वो जो भी उर्दू जानते हैं ना जाकले वाले में, उसमें मैं इतने साल कुक में सेवा किया हूँ, आपका खाना वगैरह बनाया, जो भी है मुझे आगे जाने का मौका दिया जाए। बहुत दिलेर था, मैं कहता हूँ कि बहुत दिलेर था। लेकिन वहाँ पे पड़ा जो बॉडी है ना उसका फोटो उसके साथ ये चिट्ठी पड़ी हुई थी, उसका पॉकेट में चिट्ठी थी वो लेटर हमने पढ़े थे। ठीक है, उनको निकाल के हमने वहाँ पे कहाँ देने थे हमने लद्दाख स्काउट्स को दे दिया। फिर उन्होंने कुछ बॉडीज हमें उनकी जो मुस्लिम रीति रिवाज की तरफ से दफनाए थे, कुछ मेन ऑफिसर्स वगैरह के, तो उन्होंने मेरे ख्याल से हैंड ओवर किए होंगे। उसके बाद पता नहीं था। उसके बाद हमने विड्रॉल हुए थे वापस हमारे उस पर, और लगभग 25-26 डेज हो गए मैम। फर्स्ट टाइम मतलब नीचे आने के बाद मैं रेस्ट दिया गया। अच्छा। वो अभी थोड़ी देर के आराम में वो नहाए थे। उसके बाद हमने 26 दिन के बाद 26 दिन हाँ वो नहाए थे, और उसके बाद गर्म खाना मिला पहले बार 26 दिन के बाद। तब तक हम लोग जो भी था खाना वगैरह और जो भी पैक होके आता था बोरियों में पैक होके आता था तब तक। और एक है कि मैं वहाँ पे ये देखा, वहाँ पे लद्दाख जितने भी है बिस्किट्स, होममेड बिस्किट्स बनाते हैं, वो भी भेजा उन्होंने ऊपर तक। वहाँ पे वो सिविलियन ने वो काम किया। टोटल 14 लोगों को रॉकेट लॉन्चर से आपने और आपके टीम ने घायल किया। ये इनफ गो किया था या आपने 2-3 बारी में किया था तो 25 दिन में? ये 25 दिन में ये 3-4 दिन में कंप्लीट कर दिए मैम। ये जो फाइटर जेट भी चढ़े, जैसे कॉर्नेस गिरा ना, जैसे स्नो वॉल गिरा था, उसका सेकंड डे में ही हमने शुरू किया। एक दिन 6, एक दिन 7 ऐसे करके वो फिर थर्ड डे कैंप उड़ाते ही वो खाली कर दिया। तब तक खाली नहीं किया उन्होंने, वहाँ पे मोर्चे छोड़ नहीं रहे थे वो जैसे कि उनका अफसर और डॉक्टर है जैसे कि उड़ा, और तो फिर उन्होंने
भाग के वो चला गए थे वापस। उस टाइम फर्स्ट अवरेक के इससे पहले दुबे साहब ने अवरेक को 5114 को कैप्चर किया। सबसे पहले मेरी बटालियन ने ही बटालियन सब सेक्टर को खाली करवाया। अच्छा। और उसमें वही कैप्टन विशाल दुबे सर थे, 5114, और मेजर विवेक डोगरा साहब थे, अभी जनरल है साहब है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद हम गए थे, फिर जाकले को तो सपोर्ट तो करना ही था वहाँ पे। फिर हमने इसको उड़ाते ही वो खाली करते उन्होंने, बिल्कुल कोई भी उसके बाद कोई फायर नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग मतलब वो वॉर का टर्निंग पॉइंट था, ये कह सकते हैं। जी मैम। सबसे शुरू में हम लोग नीचे आए, उसके बाद वो चल रहे थे बाकी हिल वगैरह चल रहा ना, बाद की बात है। सबसे पहले हम लोग ने उसको बैटलिक सेक्टर को, सब सेक्टर को खाली करवाया आपने। तब तक भाग चुके थे। और एक मैम वहाँ पे देखा कि उस तरफ थोड़ी वहाँ पर फिर झंडा फिर लगाकर अपना वो बटालिक से आपने फोटो भी लिया था। हाँ, हम लोग मैंने फोटो लिया, साहब वगैरह लैडर स्काउट्स थे वहाँ पे ऊपर आए थे। दुबे साहब को मैं बोला कि ठीक है, दुबे साहब मैं बोला जाओ आप ज्वाइन हो जाओ उनके साथ। और एक फ़ोटो खींचा मैंने, अभी कारगिल गैलरी में वार जो है ना हॉल ऑफ फेम में भी रखा हुआ दिल्ली में, वो फ़ोटो जो मैंने फ़ोटो खींचा था जो आप स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए, ज़रूर दिखाऊंगी व्यूअर्स को। बिल्कुल। सूर्य साहब, आपने कहा कारगिल में आपके जो ऑपरेशंस में आपके कमांडिंग ऑफिसर का नाम तो बताया नहीं, आप बताइए उनका नाम, कौन थे वो? उस पर कर्नल रणबीर सिंह भदौरिया साहब हैं, बहुत होनहार अफसर हैं। बहुत लंका में भी उन्होंने, श्रीलंका में भी बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन पवन ना ऑपरेशन, उसमें बहुत अच्छा काम किया। और उनकी बदौलत, उनकी इंस्पिरेशन वो लेके हम लोग मोटिवेशन बहुत मतलब बंदे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, उनको देख के हमें था कि कुछ करना है, इस टाइप का वो इंसान थे। मुझे बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनके लिए कि उनके अंडर कमांड हमने काम किया है। एक्चुअली लीडरशिप का बहुत महत्व होता है ना आर्मी के अंदर, फोर्सेस में बहुत, जैसा लीडर होता है उस तरह से उनकी लाइक सोल्जर्स भी उनके साथ ही चलते हैं। हाँ, पहले दिन बताया ना आपको, पहले दिन हमने 6-7 मारे थे, ऊपर से एयर बस्ट मारा था मैंने और रैकेट लॉन्चर से। उस दिन कॉल करके बोल के शाबाश बेटा, गुड। वो उसमें और हमें सोचने में वो करा कि इम्पैक्ट, वो जो 3rd डे का इफेक्ट है, वो पहले दिन कर्नल भदौरिया साहब ने बोला कि गुड बेटा, छोड़ना नहीं, और ये बात मुझे बहुत लगा था। वो इससे बहुत मैटर करता है, नहीं? मोरल बहुत ये होता है। आपके जब जो कमांडर आपको सपोर्ट करें तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो मतलब रेडियो सेट पे कर रहे थे कि सूर्य बेटा छोड़ना नहीं। अरे वाह, गुड। तो मैं बोला छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। उससे एकदम जोश आ जाता है वो सब पे कि ऐसे टफ वो सिचुएशन में, और इस तरह का एक रेडियो सेट पे आ रहा है तो बहुत मैटर करता है कि मुझे नहीं, दुबे साहब को बोला, रमाकांत साहब, सबको वो मतलब बताते हैं, बूस्ट थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़रूरी भी है। और आप लोग जब साथ में काम करते हो, आप लोग का लगाव भी तो एकदम से बहुत ही अलग लेवल में होता है। वहाँ पे ऑपरेशनल ये नहीं देखते कि अफसर साहब वगैरह, थोड़ा सा सभी मिल के खाते थे। मैंने बताया ना कि वो टेंट उड़ाने के बाद दुबे साहब का बड्डी ने वो बनाया था सूप, चिकन सूप, हमने एक ही गिलास में सभी ने शेयर किया। सभी ने, 2 कैप्टन साहब थे, मैं था, वो 5-6 बंदे थे, उन्होंने सबने किया। आप अपने सारे ये कमांडिंग ऑफिसर्स और अपने सारे जो पलटन के लोग हैं उनके साथ अभी भी टच में हो आप? कुछ अफसर साहब लोगों से टच में हूँ। अच्छा। कुछ लोगों से नहीं हो पाता। हाँ, वो तो हो पाता है काम, नहीं, कुछ लोगों से नहीं हो पाता, क्योंकि मैं मतलब क्या बता कि हमें मतलब उतनी अटैचमेंट किसी के ज़्यादा नहीं हो पाता। मैं थोड़ा रिजर्व टाइप का हूँ। कुछ ही अफसर साहब लोग अभी भी टच में है, अभी भी बात करते रहते हैं। ये कारगिल में सिचुएशन तो बहुत टफ होता है रहना। आप बताइए हमारे व्यूवर्स को कैसा होता है लाइफ वहाँ पर? वहाँ पे पहला बात, ऊपर टॉप्स में पानी नहीं मिलता है, जो भी बर्फ़ है उसी को पिघला के खाना होता है।
नीचे अगर नाला पानी जाए तो नीचे बहुत नीचे उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार हाइट पकड़ लिया तो वहीं पे रहना जरूरी है, क्योंकि मूवमेंट वो लोग भी अंदर तक घुसे हुए हैं। और स्नाइपर शॉट्स, जैसे कि मैं बता रहा था, फाइटिंग जरूरत पे मैं और एक राजपाल दहल करके पहले गए थे, उनको लिंक पार्टी साथ और लद्दाख स्कॉट्स को लेके जा रहे थे। एक टप करके आवाज़ आया कि मैं पकड़ के देखे तो लीड बुलेट का, स्नाइपर बुलेट का जस्ट मेरे से थोड़ी डिस्टेंस में। फिर उस लड़के को बोला कि मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। थोड़ी देर रुका, उसके बाद फायर उन्होंने दोबारा नहीं किया, 2 शॉट किया उन्होंने, स्नाइपर शॉट। और मैं बोला अब हम नहीं मारेंगे, फर्स्ट गोली हो गया, उसके बाद नहीं, चलो दोबारा उनको ले जाके फिर लद्दाख स्कॉट्स को ऊपर वो लेके गए थे उनको लिंक पार्टी, क्योंकि वो लद्दाख स्कॉट्स को वहाँ तक पता नहीं था। ऊपर हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें पता था कि किस तरह की जाना है। फिर लद्दाख स्कॉट्स को वहाँ पे माहिर है, वो लद्दाख की बहुत माहिर होते हैं पहाड़ी में तेज चलने में वगैरह, लेकिन उनका एरिया का पता नहीं वहाँ पे। तो फिर हम लोग उनको लेके गए और उनको कब्जा करवाए थे पूरा, उसको टॉप हैंड ओवर किया। उसके बाद फिर हम नीचे आए, तो फिर उन्होंने बाकी जो बॉडीज वगैरह नीचे रखे उन्होंने ऐसे छोड़ा, बर्फ़ वगैरह दबाए हुए थे, बर्फ़ में दबा कर रखे थे उन्होंने। कुछ बॉडीज निकाले और लद्दाख स्कॉट्स ने भी दिखाए थे कि आदमी को ये किया करके। तो ये वहाँ पर कई सारे ऐसे बॉडीज बर्फ़ के नीचे होते हैं क्या? पाकिस्तानी कवर नहीं करते हैं ना मैम। अच्छा, पाकिस्तान जैसे कि हम लोग हैं अपने, कुछ भी हुआ तो हम लोग जवान के पीछे हम जी जान लगा ले। जैसे कि आपको बताया 2 दिन वो लेने नहीं दे रहे थे, हमने छोड़ा नहीं, हम गिव अप नहीं करते, वहाँ पे उनका लगा रहता है कि ताकि अपना बॉडी कम से कम बॉडी तो निकाले। उन्होंने इतना कुर्बानी किया तो बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तानी वाले वो छोड़ देते हैं वहीं पर ही, हाँ छोड़ के बर्फ के नीचे। देखा मैंने मैक्सिमम देखा कि छोड़ के भागा। कैजुअलिटी अगर मान लो चल पा रहा था शायद मेरे ख्याल से लेके गए होंगे, लेकिन बॉडी जो गया वहीं पे दफना दिया मैक्सिमम उन्होंने। और ये बर्फ के नीचे दफनाने के बाद भी ये डिकम्पोज तो होता नहीं है? जब बर्फ पिघलेगा तो हो जाता है, जब धूप निकलेगा तो काफी टाइम लगता है। काफी टाइम लगता है, नहीं तो जब बॉडी जम जाता है। बॉडी हमारे इंडियन आर्मी ने दिया मैम उनको, लेकिन लेके जाने की तैयारी नहीं है वो लोग। अच्छा, तो फिर हम ही फिर लास्ट राइट्स कर लेते हैं। वो भी बाद में हमें पता लगा कि वो ले नहीं रहे थे वगैरह। हम हमारे सर्टेन लिमिट होता है ना मैम, उसमें कोई न्यूज़पेपर नहीं, कुछ नहीं है, कोई रेडियो नहीं, कुछ नहीं है। उस टाइम पर फोन्स भी नहीं है, क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में पता लगा कि पाकिस्तान ने मना कर दिया कि ये हमारे नहीं है वो ही। वहाँ पर रहने के लिए आप लोग को एक स्पेशल बूट्स मिलते हैं, स्नो बूट्स, और स्पेशल गियर होता है। हाँ, स्पेशल गियर वगैरह। हाँ, तो वो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं तो नहीं इतना नहीं लड़ पाते हैं इतना दिन बिना नहाए। वही जुराब है ना वो। और खाने का फिर आप खाना पीना कैसे होता है फिर? वो नीचे से आता है? नीचे से नहीं, हम लोग कैरी करते हैं, 2-3 दिन कैरी करते हैं। नीचे से आते थे, लिंक पार्टी आती थी, वो लोग लेके आते थे पुड़ियाँ वगैरह। तो ऊपर आने तक तो पुड़ियाँ थोड़ा सा ऐसे मिलते, फिर गर्म करके खाते थे हम लोग। मैगी वगैरह पैकेट्स आते थे, मैगी आसान था, 2-3 मिनट में बन जाता मैगी। और उसका मतलब ऐसे सिचुएशन में आप लड़ते हो, खाना भी प्रॉपर नहीं है, पीना भी प्रॉपर नहीं है, रहना भी प्रॉपर नहीं है, सोना भी प्रॉपर नहीं है, और तो भी आप लोग अपने देश के लिए इतना कुछ कर देते हो। तो यही है एक सोल्जर का द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल मैम, मतलब पहले देश। हाँ, उसके बाद और जब भी अपने में अपना कोई जो कोई घायल हो जाता है, जैसे आपने कहा था कि आप जब ऊपर चढ़ रहे थे आपने देखा था कि कुछ कैजुअलिटी वापस आ रही थी, तो एकदम खून एकदम खोल जाता, मतलब बिल्कुल हम सैल्यूट मारे जा रहे हैं और उनको वो लोग नीचे आ रहे हैं, उनका नीचे ला रहे थे, है ना, बॉडीज जो भी है कैजुअलिटीज नीचे तब लगता है कि वापस देना है, मतलब रिवेंजफुल फीलिंग आ जाती है। फिर रिवेंज तो लेना ही है। वहाँ पे इंडियन आर्मी की देखा कि पाकिस्तानी मूवमेंट कुछ नहीं होता था, हम लोग सारे मूवमेंट करते चढ़ रहे थे हम लोग कि कुछ न कुछ करना है अभी इनको, पर उसी से बदला लेना टाइप हो जाता है मैं उसमें, है ना। वो सिचुएशन ऐसे है कि बयान नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि अपने में से कोई एक है जो, हाँ, वहाँ पे उस टॉप में बताने के बाद उनका स्नाइपर का बता रहा था, एक
मोहम्मद खान है वहाँ पे, जाकले राइफल का, उसका हेडशूट लिया स्नाइपर। वो हेडशूट लेके वो गोली मेरे साथ के SHN रेडी करके, उनको भी गोली टांग पे लगी थी। अच्छा। वो उसका रेडी ने बोला कि ऐसे वहाँ से, मतलब थोड़े से हाइट में थे हमसे, 50-30 मीटर करीब हाइट में थे। वो बताया कि यहाँ पे स्नाइपर है, वो जब वो विड्रॉल कर रहे थे, हमारे कैजुअलिटीज़ के साथ विड्रॉल कर रहे थे, तो वो बताया कि ऐसे स्नाइपर शॉट ध्यान रखना। तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा हाइट से ऊपर नहीं जा रहे थे, हाइट के साथ साथ में हम लोग भी थोड़ा पत्थरों का बना के उसके आड़ में फायर कर रहे थे। एवरी स्टेप देयर इज, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ है। क्योंकि वो अंदर आ चुके थे, हम लोग अंदर में थे। जैसे कि हम लोग इस तरफ है, इस तरफ भी पहाड़ी का वो ना मैम, इस तरफ भी आ चुके थे। वो अंदर से ही स्नाइपर फायर कर रहे थे। जैसे मैं बताया ना कि 2 स्नाइपर शॉट्स आए थे मेरे पास में, जस्ट वो अंदर से ही मार रहा था। वो कहाँ पे 1-2 बड्डी पैर बैठ गया तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पे, पूरा बिलो ड्राई ऐसे था। उसमें किसी में कहाँ बैठ के फायर कर रहा हो पता नहीं लगता। उनका स्नाइपर का ऑपरेशन थोड़ा वो था, एक्यूरेट था उनका स्नाइपर। लेकिन कुछ भी है तो हम लोग भी कम नहीं है, जोश में हम कम नहीं है। हम लोग जोश में कोई नहीं है। वो कर रहा, हमने रिलेट किया उसको, पूरा पीछे पड़े थे, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, वहाँ पे फायर करवा रहे थे। काफ़ी मतलब मजबूत थे हम लोग। और ये वाले टाइम पे, इस टाइम पे अपना ये जो टेरेन भी था वो अपने फेवर में नहीं था, उनके फेवर में था ना। हाँ, उनके फेवर, उनकी तरफ से स्नो था इस तरफ, और ऐसे फिंगर एंड जैसे देखे ना मैम, ऐसे आराम से वो लोग क्लाइंब कर सकते हैं, आराम से उतर सकते थे। हमारे तरफ क्लिफ था, बिल्कुल स्टीप हाइट थे, और उनको ऊपर चढ़ना वगैरह, जैसे कि हवास वाला ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उस टाइम पर स्कूल के थे, उन्होंने हमें रोप्स वगैरह लगा के दी, पिटान्स वगैरह डाल के। हम लोग उसकी हेल्प से हमने मतलब जल्दी पहुंच पाए थे। बस सेकंड फेज़ में ये हुआ था, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में तो थोड़ा सा नुकसान तो उठाया अपना आर्मी ने। सेकंड फेज़ में तो फिर हमने तो पूरा निकाला उनको वहाँ से, खदेड़ा उसका। ये सुना है कि जब आर्मी चलती है ये सब एरिया में, लद्दाख एंड कारगिल एरिया में, जो लोकलाइट से बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। जी मैम, बहुत सपोर्ट। कारगिल टाइम पे भी उन्होंने बिस्किट्स, जो होममेड बिस्किट्स बना के भेजे थे उन्होंने। क्या बात है। और वो बहुत मतलब हमें बहुत हेल्प किया उन्होंने उस टाइम पर, क्योंकि वो पूड़ी वगैरह अच्छा वहीं से आता था, घरों से आता था। हाँ, घरों से हमारे जो वहाँ बेस तक वो लोग भी चल के आते थे, बेस तक दे देते। बेस से हमारे लिंक पार्टी अलग अलग, हम लोग अलग अलग स्पर्स पकड़े हुए थे, अलग अलग टॉप्स पकड़े हुए थे। तो वहाँ तक वो हमारे लिंक्स कंटिन्यू। लिंक पार्टी भी हम लोग तो ऊपर चढ़ के बैठ गए। लिंक पार्टी बहुत मेहनत किया था, डेली लाना, रात को आना, शाम को चलना, और रात को सुबह तक पहुँचाना, वापस बैक टू बेस पे जाना उनको, हमारे उस पे वो था। तो ये हम कह सकते हैं कि जब इंडियन आर्मी कहीं पर भी लड़ती है तो लोकल सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है हमको। जो मिलते हैं उनको मालूम है, लोकल्स को मालूम कि ये क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं, और कितना सपोर्ट है, उन्हीं के लिए सपोर्ट था। और दूसरा ये भी है कि उनको वो एरिया के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, उनको पता होता है। बिल्कुल तो वो आप तो को बता भी सकते हैं कि ऐसे करिए आप। काफ़ी कुछ आप उनका भी सुनते होंगे। जी मैम, उनको पता है कि कौन सा ट्रैक कहाँ जाता है, कौन से पहाड़े पे जाता है। ट्रैक तो वैसे दिखने में नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है, लेकिन उनको पता होता है क्या चाहिए, ये पकड़ के ऐसे स्पर पकड़। हमें भी पहाड़ी चढ़ते एक्सपीरियंस हो गया, कौन से स्पर पकड़ने से इजीली पहुंच जाते हैं, देख के हम भी एक्सपर्ट हो गए उसमें कि कैसे वो। लेकिन आप जैसे अपना सोल्जर का टेन्योर तो लिमिटेड होता है एक जगह में, एक बेस में, लेकिन वो तो बसे हुए हैं वहाँ पर, तो उनका तो नॉलेज और एक्सपीरियंस तो बिल्कुल हम लेते हैं। हम लोकल सपोर्ट लेते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं। जैसे मैं इधर साउथ का हूँ, मैं JNK में जाके कैसे ऑपरेशन कर सकूँ, लोकल सपोर्ट, कोई सपोर्ट इंट वगैरह होता है, उस एरिया में हम घूम रहे होता है। उनको टेरेन के जानते हैं, क्या चाहिए, टेरेन इस तरह का है, इस तरह का किस तरह का होना है, क्या कपड़े होना है, क्या शूज़ होना है, क्या इक्विपमेंट्स किस तरह के लेना है, क्या था उनका, वैसे इस तरह का अपना एक्सपीरियंस हो जाता है।
ये कारगिल में एक तो बैटल कैजुअलिटी होती है, उसके साथ साथ ये भी फ्रॉस्ट बाइट के कारण काफ़ी लोगों का हाँ जी वो भी मैम, होता है ना। हाँ बिल्कुल ही। इसमें क्या है कि सक्सेस वगैरह चेंज करना होता है कि बर्फ़ को डायरेक्ट कोई टच नहीं करे, ग्लोव्स वगैरह बिल्कुल, तो वार्म तो रहना ही पड़ेगा। और जो भी ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे ग्लोव्स वगैरह, शूज, मेन सॉक्स, क्यों स्वेट इतना होता है कि हम 2-3 जुराब तो पहन रहे होते हैं, वो स्वेट से ही अंदर अंदर हो जाता है, उसके पाँव गलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि उसको सॉक्स चेंज करना होता है उसको। और ये और कईयों का मैंने ये भी सुना है प्रकाश साहब कि ब्रेन फॉग हो जाता है, जैसे कि उनका थिंकिंग पावर और ये वहाँ पर रहने से, बिकॉज ऑक्सीजन भी कम मिलता है। इसलिए ब्रेक देते हैं। मैंने बताया ना मैं 25-26 डेज के बाद हमें डाउन कर दिया गया कि थोड़ा ब्रेक मिल जाए। वैसे कितना भी वार चल रहा है और उस टाइम पे कितने ज़्यादा मेन शुरू में स्टार्टिंग में मेरी बटालियन गए थे, है ना, वो एंड तक रुके थे। दूसरा हमारे एक और रनाडा साहब हैं, उनका पार्टी लास्ट में कवर का ऑपरेशन किए थे उन्होंने वहीं पे, वो था लास्ट, वो क्लोज था वो। और बैटल सेक्टर में मेन सबसे पहले हमने ही खदेड़ा, दुश्मन को पीछे धक्का मतलब भगाया, तो फर्स्ट वही था 5114 और 5203, जो जैकलाई 5 पैरा, बिश साहब थे, कैप्टन बिश साहब, दत्त साहब वगैरह थे उनका, एक विष्णु साहब हैं ब्लड स्कॉट्स के, हम सब मिलके कहते हैं इनिशिएटिव कमांडर को तो लेना ही पड़ता है सबसे। आपने अपने सर्विस करियर में आप कहाँ पोस्टेड रह चुके थे? मैं 1.5 ईयर उसमें रहा, रवांडा में, और उसके बाद नान में रहा, PRTC बेंगलुरु में पोस्टेड रहा मैं। उसमें पैरामोटर इंस्ट्रक्टर था, पैरामोटर के लिए फ्लाइंग वगैरह करता था यहीं पे आपके बगल में जौहर में, जयपुर में एनएसजी में रहा। ये 3 पोस्टिंग था, और एक राष्ट्रीय राइफल्स भी किया हमने। एनएसजी में आप कैसे गए प्रकाश साहब? एनएसजी में वॉलंटियर्स आते हैं वहाँ पे हमारा SF को, क्योंकि एनएसजी में ज़्यादा 60% अपना पैरा के रहते हैं, बाकी रेजिमेंट्स के होते हैं 40%। अच्छा। बाकी रेजिमेंट्स के रहते हैं, इंजीनियर्स हो गए, बाकी अदर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, वो हम पैरा के रहते हैं। तो हमारा आ गया, मैं वहाँ पे गया, फिट मीन्स वही 90 डेज ट्रेनिंग होता है। अच्छा, वहाँ पर भी 90 डेज ट्रेनिंग वहाँ पे भी 90 डेज ट्रेनिंग होता है। इसमें ये कि कन्वेंशनल सिनेरियो में ये काम करते हैं हमारे SF बटालियन और रूम, ये अर्बन सिनेरियो में प्रियॉरिटी मेन उनका है एनएसजी का, जैसे बिल्डिंग इंटरवेंशन, रूम इंटरवेंशन, कोई स्टेडियम में कुछ हुआ, स्टेडियम का, कोई बड़े बड़े मॉल्स वगैरह के किस तरह का ऑपरेट करना है, कैसे अपना ट्रूप को हिट बोलते हैं, हाउस इंटरवेंशन टीम, किस तरह का डिप्लॉय करना है, किस तरह का सर्च करने का प्रोसीजर वगैरह, उसमें वहाँ सीखने को मिलता है एनएसजी में। तो ये रूम इंटरवेंशन और बिल्डिंग इंटरवेंशन, मतलब बिल्डिंग इंटरवेंशन आप लोग कैसे करते हो? पहले बिल्डिंग को सिक्योर करते हैं, बिल्डिंग अंदर जाते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर रूम में जैसे पता लगा कि पर्टिकुलर रूम में कुछ टेररिस्ट वगैरह है, तो उस पर्टिकुलर रूम तक पहुंचने के जो भी प्रोसीजर है वो करते हैं उसका। इसमें आप लोग कैनाइन का भी यूज़ करते हो, डॉग्स? हाँ, K9 है हमारा, जो अपना एनएसजी में डॉग्स वगैरह है उसका इस्तेमाल करते हैं। जर्मन शेफर्ड है, उसके इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं हम? क्योंकि कितना भी फाइटर हो या टेररिस्ट, कितना भी तगड़ा टेररिस्ट, वो अपना आप को समझते हैं, तगड़ा तो है नहीं टेररिस्ट, अपना आप को समझता है, तो वो कुत्ते से डरते। कुत्ते का छोटा सा पिल्ला को भी भौंक दिया ना तो वो डरता है। अच्छा। तो हमारे कैनियन डॉग्स इतना वो है कि वो बिल्कुल अटैक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका फायर खोलेगा तो हमें पता लगता है कि पोजीशन किधर है। अब एक घर के अंदर घुसने से पहले उसका हमें पोजीशन पता नहीं होता है, क्योंकि हमें एक दरवाजा है, फनल ऑफ डेथ कहते हैं, क्योंकि वही छोटा पॉइंट होता है, और लेकिन अंदर से देख रहे हैं वो एक ही दरवाजा पर्टिकुलर पॉइंट को क्लियरली देख सकता है वो। करेक्ट। कि अच्छा ऊपर है, चाहे कहीं नीचे, कहीं हाइड हुआ है, या
किसी एंगल से वो वहाँ पे फायर कर सकते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं लग पाता है। तो इसलिए हम लोग क्या ग्रेनेड लॉब करते हैं, उसके बाद डाग भी जाता है, उसके बाद फिर हम लोग ताकि अपना सेफ्टी के लिए। बाकी उनका डॉग मास्टर होता है, डॉग मास्टर ही बोलेगा कि जाओ अंदर। ओके, कि डॉग हैंडलर ही साथ में रहता है। हैंडलर पीछे रहेगा क्योंकि हम लोग रहते हैं उसको, डॉग ओनली डॉग छोड़ने तक वो हैंडलर के काम है। उसके बाद डॉग अंदर गया कुछ है तो हमें पता लग जाएगा, हम लोग फिर उसको एंगेज करते हैं टारगेट को, नहीं तो वापस डॉग आ जाता है वापस। आप एनएसजी में कितने टाइम में थे? 2013 to 16 जून तक था मैं। अच्छा, और आपका मेन रोल वाज दिस अर्बन वॉरफेयर? बिल्कुल मैम, अर्बन के लिए हम लोग डेली वहाँ पे ट्रेनिंग चलती रहती है वहाँ पे। डेली डेली फायर करते हैं। ट्रेन वहीं पे है और मानेसर में। मैं वहाँ पे हमारा 51 SAG से हूँ मैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप। वहाँ पे मानेसर में ट्रेनिंग चलते रहते, स्पेशल ट्रेनिंग हो या फिजिकल ट्रेनिंग हो, चलते रहते हैं। और हम सिटी ट्रेनिंग बोलते हैं, बाहर बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, मॉल्स में घुसते हैं कि अगर ब्लूप्रिंट मिल गया किसी के, कहीं पे टेररिस्ट हैं, ब्लूप्रिंट मिल गया तो उस हिसाब से हम लोग उनको प्रैक्टिस करते रहते हैं कि कहाँ से जाने चाहिए, स्टेयर यूज़ करनी चाहिए, क्या कौन सा फ्लोर पे है, तो किस तरह वहाँ तक पहुँचना है हमें, अप्रोच करने का जो वो है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे ट्रेन का है, मेट्रो का है, और उसका हमारे फ्लाइट का भी होता है, हाईजैक वाले। फ्लाइट हाईजैक 52 SAG है उसके लिए, लेकिन हम लोग भी उसके लिए ट्रेन करते हैं, हमारी सेकेंडरी है वो। तो आप भी उसमें ट्रेन हुए? जी मैम, स्काई मार्शल ड्यूटी भी की हूँ मैं। स्काई मार्शल ड्यूटी में क्या होता है स्पेशल? स्काई मार्शल ड्यूटी में मतलब इतना मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्या है कि उसमें एक कुछ डट जाते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, अगर कुछ हुआ तो हम लोग उसको कैसे एंगेज करना है, वो सेम हूबहूब फ्लाइट को बना होता है, सीट्स वगैरह बना होता है, नीचे हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं उसका। तो वो ये कांडाहार के बाद हुआ था ना? कांडाहार, हाँ उससे पहले भी था, कांडाहार के बाद ज़्यादा हमने वो किया था उसका बारे में। ओके। आपने इसके बारे में बताया कि आपने रॉकेट लॉन्चर के साथ आपने काफ़ी किल्स किए। इसके अलावा आपका कोई इंडिविजुअल किल हुआ है क्या आपने किया? जी मैम, राष्ट्रीय राइफल में था मैं। ओके। उस टाइम पर मैं स्काउट जाता था, यानी कि आगे जाता था। एक दिन रात को जा रहे थे, नाले के पास कुछ मुझे लाइट नजर आया, बैटरी। कहाँ पे, किस जगह पे? ये द्राल करके गांव है, ओके, रजौरी के ऊपर। उस टाइम पर हमारे कंपनी कमांडर साहब थे, थोड़े पीछे थे, और मैंने देखा 3rd बंदा आ रहे थे। मुझे कंफ्यूज था कि वहाँ पे BSF वाला भी रात को 9 बजे करीब वो घूमते थे, वो लोग वो आए थे। मैंने देखा 3rd बंदे को, उससे पहले एक बड़ा सा पत्थर था, बहुत बड़ा, और उसका मैंने जैसे बताया कि सब कुछ मूवमेंट है, उनको बताया तो सारे रुके हुए थे थोड़े पीछे, और मैं गया, और मेरे साथ बड्डी आया एक, मेरे रेजिमेंट का था, टेम्पेयर के, कांतिचंद करके। और वो जो मैं या वेट कर रहा था, एक्चुअल में ट्रैक पहाड़ पत्थर के इस तरफ था, वहाँ मैं वेट कर रहा था इधर से आएगा। तब तक वो जो बंदा मैंने देखा 3rd बंदा था, वो बंदा जो यहाँ से उठ के पीछे से आ गया एकदम। मैंने देखा कि रिएक्ट कुछ नहीं था, और फिर पास में आ गए थे दोनों। उसके हाथ में, एक हाथ में लकड़ी था, एक हाथ में राइफल था, वो ऐसे क्रॉस करके झुकता हुआ आ रहा था। फिर और कोई जा रहा, मैं तो फर्स्ट में हम लोग करके चलते हैं, ऑन करके चलते हैं, सीधा हेडशूट किया वहाँ पे 2 शॉट, और दूसरे बंदे के ग्रेनेड लॉब करके मारे, तो वो बाद में मिला, नेक्स्ट डे मिला था, वो चला गया था थोड़ा क्राउल करके वगैरह, वो गन वगैरह छोड़ दे, पीका गन था उनके पास, MG गन टाइप है ना, पीका आता है, पीका गन छोड़ के वो चला गया था। नेक्स्ट डे मिला मॉर्निंग, उसी दिन मतलब नेक्स्ट डे रात 9 बजे करीब कांटेक्ट हो गया था। ये वो फर्स्ट मेरा किल है, और अभी भी याद आता है वो सीन, जो उस टाइम कम से कम बार बार वो ही याद आ रहा था, थोड़ा बहुत हो जाता था, मैं वहाँ पे एकदम साथ में आ गया। वो फर्स्ट टाइम ऐसे इस तरह के एक्सपीरियंस हुआ था। मेरे साथी लोग उस टाइम पर बहुत अच्छे सपोर्ट किए थे, उन्होंने फटाफट गए थे। हम लोग नेक्स्ट डे बॉडी वगैरह बाकी लोग ला रहे थे, हम लोग जाके हॉस्पिटल में, रजौरी हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन वगैरह
क्योंकि ग्रेनेड स्प्लेंटर्स मुझे भी लगे थे इधर, और कैप्टन सर को छाती पे लगा स्प्लेंटर, आप वो फोटो में देख सकते हो, और एक लड़के को टांग पे लगा था। वो एक फर्स्ट किल है। बाकी हम लोग तो ऑपरेशन में J&K में जाते रहते हैं, तो फिर सभी के साथ मिलके करना होता है, वो हालांकि फर्स्ट। बाकी इंडिविजुअल, और एक बार एक MMG के साथ मैंने इंडिविजुअली मारा लगभग 250-300 मीटर पे। उस टाइम पर हमारा लीडर साहब थे, कमांडर का कमांड कर रहा था, अभी प्रेजेंट ब्रिगेडियर है HS लीडर सर, और उनको पता था उसका। मैं 250 मीटर से एक बंदा बैनर से देख रहे हैं, फिर हमने टारगेट के एंगेज करके वो एक इंडिविजुअल किल। बाकी लगभग हम लोग ऑपरेशन में चलते हैं तो सभी 2-3 बंदे मिलके टारगेट के एंगेज करते हैं, क्योंकि कुछ सेकंड के बाद हम मिलते नहीं टेररिस्ट। हम लोग बोलते हैं कि आम भाषा में, वहाँ पे फौजी भाषा, मिलिटेंट आजकल हमारे लिए भगवान है यार, कुछ सेकंड दिखते हैं गायब हो जाते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि मैंने एक इन्फेंट्री ऑफिसर को इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो मिलिटेंट घूम फिर कर फिर आएगा, अगर कोई चला भी जाएगा, सपोजिंग मिला नहीं तो कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद वो फिर आएगा। ऐसा होता है क्या? हमसे नहीं तो अगर हमसे मिस भी हो गया तो बाकी राष्ट्रीय राइफल्स वगैरह घूम ही रहे, बाकी SF बटालियंस वगैरह हर जगह पे तैनात है, कोई ना कोई हिंट मिलता रहता है, वो मिल जाएगा। उसका टेररिस्ट की लाइफ ज़्यादा 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं है। टेररिस्ट एक बार बन गया, वेपन पकड़ लिया, डिक्लेयर हो गया, उसको बस उसके इंटेलिजेंस वाले पीछे बढ़ जाते हैं और ट्रैक करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या है। जैसे इंट मिला उस एरिया में वो मैक्सिमम 2 इयर्स है, 2 इयर्स लाइफ है। टेररिस्ट बनना तो 2 इयर्स लाइफ है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे मतलब जल्दी हो जाता है, फिर भी ज़्यादा बहुत चालाक है, तेज़ है, उसका ज़्यादा नेटवर्क है, 2 साल से ज़्यादा नहीं। और लेकिन आप लोग को ये भी तो है ना कि ड्यूरिंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कौन सिविलियन है कौन टेररिस्ट है, वो भी आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी टाइम थोड़ा डिफिकल्टीज होते हैं। उसके लिए हम लोग उस मोमेंट, और पहले बात हम लोग काम करते हैं इंट पे, है ना मैम। ऐसे नहीं कि हम लोग जंगल में घूम रहे हैं, कोई लकड़ी काटने वो लोग रहे हैं, इंट पे काम करते हैं। तो पर्टिकुलर उस टाइम पर वो समय वगैरह टाइम वगैरह हमें मिल गया, मार्जिन टाइम किस मार्जिन पे टाइमिंग पे जा रहा है, उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं कि पहचान लेते हैं लगभग। अगर एक बार फायर खोला तो फिर वो जाएगा नहीं दोबारा, उसको तो गाड़ना ही पड़ेगा ज़मीन में। और एक बार ऐसे कई बार होता है, कभी कभी मिस हो जाता है, तो फिर दोबारा हम लोग ढूंढ का, नहीं तो दोबारा वो फिर आएगा, आ जाता है, वापस आ ही जाएगा, क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं, वो भी घूम रहा होता है, वो भी सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं उधर नहीं, एक ही जगह रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा, वो कोई ना कोई बता देगा। तो इसलिए बहुत आजकल ऐसे कोई मुश्किल नहीं, आजकल बहुत कम हो गए, बहुत ही काफ़ी कम हो गई। प्रकाश साहब, आपने एक शब्द यूज़ किया, बडी। हाँ सर। जैसे कि बडी सिस्टम जो होता है आर्मी में, वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है और उनका क्या काम होता है? जी मैम, बड्डी पेयर मीन्स अभी एक साथ जाने से सरप्राइज भी लॉस रहेगा। बड्डी में रहेंगे तो सरप्राइज भी रहेगा, और एक दूसरे को देख रेख करेंगे कि अच्छा मेरा बड्डी का इस तरफ देख रहे तो मैं इस तरफ देख रहा हूँ, ऑपरेशनली अच्छा है। वैसे पीस में भी वही बड्डी सिस्टम मेंटेन रखते हैं, ताकि वो बड्डी के एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज समझे। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे तो वो वहाँ पे समझ जाएगा कि इधर कुछ ना कुछ, वो आपस की बॉडी लैंग्वेज समझे। तो इसलिए बड्डी सिस्टम शुरू किया मैम, ताकि ऑपरेशनली वो बहुत ही ईजी रहेगा कि सक्सेसफुली ऑपरेशन करने के लिए। बड्डी सिस्टम एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे के दुख तकलीफ समझना, पीस के दौरान, फील्ड के दौरान एक दूसरे का और जो सपोर्ट रहना है कि अच्छा मैं इधर देख रहा हूँ तुम उधर देखो, मैं एक को मार रहा हूँ तुम दूसरे को मारो, नहीं तो दोनों को दोनों एक ही पे मार दिया तो एक ही मिलेगा, दूसरा भाग जाएगा, है ना मैम। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए कि बड्डी पेयर रखते हैं, इसमें ऑपरेशनली मेन इम्पोर्टेंट है। और पीस में जैसे ऑफिसर्स को बडी मिलता है, तो ये बडी उनका आर्म्स, एमिनेशन, आर्म स्पेशली उसका देखभाल करना, उनका यूनिफॉर्म देखने का, वो भी काम करते हैं, है कि नहीं? ऐसा भी ऐसा नहीं, स्पेशल फोर्सेस में बड्डी 3-4 अफसर के बीच में एक बड्डी मिलता है। ओके।
वो भी पानी वगैरह रखने के लिए, क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं, कोई ना कोई प्लान बनाते रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ किसी के बारे में फोकस रहता है, उनका भी अलग अलग टास्क भी होता है। उस टाइम इतना कोई ये नहीं है कि बड्डी के ये करे होगा। आजकल स्पेशल फोर्सेस में हर अफसर अपना काम खुद करते हैं। अच्छा। बड्डी सिर्फ उसका वो कि क्यों हाउस कीपिंग वाला क्लीन कर देंगे वगैरह, वो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो बड्डी जो है सिर्फ पानी वगैरह रखना वगैरह इतने का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और बड्डी उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अच्छा। उनका पढ़ने का टाइम मिल जाता है। जैसे मैं देखा हूँ मेरी लाइफ, फौजी लाइफ में, एक जो एक अफसर बना, कर्नल बना है, एक बड्डी में +2 किया, BA किया, MA किया और SCO कमीशन लेके अफसर बना, प्रेजेंट कर्नल है। सोचिए कि इतना अच्छा, मतलब ऐसा नहीं, वो जो बड्डी कर रहा है तो उसका सपोर्ट भी मिलता है। ORs को आर्मी में काफ़ी उनकी इल ट्रीटमेंट होती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं मैम। जो भी कर रहा है वो बंदा स्वेच्छा से कर रहा है। अगर नहीं करना चाहता है वो बता देगा कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, उसको नहीं करना देंगे। वो स्वेच्छा से कर रहा होगा। ऐसे मतलब मैंने कम स्पेशल फोर्स में, मेरे अपने बता रहा हूँ, स्पेशल फोर्सेस में ऐसे कुछ नहीं है कि कोई इसी बड्डी को इल ट्रीट कर रहे हैं वगैरह, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। और ऐसी कोर्ट मार्शल हो जाता है, SGM वो कह रहे थे, समरी जनरल कोर्ट मार्शल, ऐसे कुछ नहीं है। ऑपरेशनली ऑर्डर डिसोबे करेगा, उनके लिए एक्शन देगा। फिर भी इतना वो नहीं है कि देखते हैं कि क्या किस टाइम पे क्यों किया ऐसे। वो भी अफसर्स हैं, वो भी देखते हैं कि क्यों इस बंदे ने बोला तो क्यों बोला, क्या कारण हुआ, किस वजह से हो सकता है। ऐसे देख के उसके बाद फिर एक्शन जो भी लेना उसके बाद लेते हैं। ऐसे नहीं कि तुरंत वो कर दिए डिसोबे। ऑपरेशनली हम है किस लिए, ऑपरेशनल की इसके लिए, ऑपरेशनल सिचुएशन के लिए है, उसको मेन प्रायोरिटी देना है। उसके बाद बाकी, इसलिए वहाँ पे उस टाइम पर अगर एक्शन ले रहे हैं तो उसी के ऊपर, उसी बात पे एक्शन लेते हैं कि ये ऑपरेशनली ऑर्डर डिसोबे किया करके। और डिसोबे मेरी जितनी उसमें वो बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ये बोलते हैं कि ड्रिंक्स जो ADS केसेस हैं, मतलब अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम केसेस आर्मी में इसलिए होता है क्योंकि सीनियर्स जूनियर्स को फोर्स करते हैं और एक्सट्रीम सिचुएशन में रहते हैं। मतलब जैसे आपने अपना कारगिल का सिचुएशन बताया, तो इसके कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जिसके कारण वो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। ये आपका क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? अपने सर्विस में मैं 1-2 केस ऐसे देखा कि ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, उसके बाद ये हुआ। वैसे कुछ कोई भी फोर्सफुली नहीं करता, नहीं पी रहा तो नहीं पी रहे हैं, ऐसे कोई फोर्सफुली नहीं करता। हाँ, खुशी से, जैसे कि हमने कुछ अच्छा काम कर दिया, ऑपरेशनल अच्छा काम किया, वो वापस आता है, वो बड़ा खाना मनाते हैं हम लोगों को। बड़ा खाना मना उस टाइम पर तो चलता है, जो पीने वाला तो पिएगा, और एक दूसरे के भी मांग के पी लेते हैं, वो एंजॉय करते हैं। उसमें ऐसे कुछ नहीं कि फोर्सफुली कि तू पिएगा, ऐसे कोई मैंने तो नहीं देखा मैं ऐसे। और ऐसे है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में, जैसे आपने कारगिल में और भी बड़े सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के एक्सट्रीम सिचुएशंस होते हैं, तो ऐसे में आपने कभी किसी सोल्जर का हाथ छोड़ दिया क्या कि वो डिप्रेशन में है या कुछ ऐसा कभी हुआ है आपको? नहीं, ऐसे नहीं, हमेशा साथ में रहते हैं, बिल्कुल साथ में सपोर्ट करते हैं। अगर उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है तो तब भी सपोर्ट करते हैं, साथ में रहता है। ऐसे वो ये ब्रदरहुड है ना, उसमें भाईचारा का होता है भावना, बहुत ज़्यादा बॉन्ड होता है। जब अभी देख लीजिए मैम, 30 ईयर्स हो गए तो मेरा गांव से ज़्यादा मैं मेरे साथियों के बारे में मैं सोचता हूँ, उनके बारे में पूछता हूँ, उनका वो लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे क्या है। अभी जो हमारा चाचरो डे जो भी हुआ था, राइजिंग डे, सॉरी चाचरो डे, बैटल ऑनर डे, उसका जो भी गए हैं उन्होंने सभी ने मुझे कॉल किया कि पिछले साल 25 ईयर्स कारगिल के हमने मनाए थे, सबको हम लोग बुलाए थे, दुबे साहब, शिवरेंद्र साहब और TS बेदी साहब वगैरह, हम लोगों ने सभी को इकट्ठा किया दिल्ली में, हमने मनाए थे। उसमें वो भाईचारा होता है, हम लोगों को वही जान पहचान है। बाकी हम लोग सिविलियन से इतना वो नहीं हो पाता है, हम लोग जल्दी मिल भी नहीं पाते हैं। नहीं, इनफैक्ट कर्नल TR ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था मुझे, या मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, जो सोल्जर होता है वो अपने अगले सोल्जर के लिए लड़ता है। बिल्कुल, वो देश तो बाद में आता है, वो जो उनकी बॉन्डिंग होती है अपने बडी के लिए, चाहे वो बडी ऑफिसर भी हो सकता है, सोल्जर भी हो सकता है,
वो लड़ता है दुश्मन से अपने नेक्स्ट बडी के लिए, अपने बडी के लिए, अपने अगले सोल्जर के लिए। यही बॉन्ड ऑफ ब्रदर्स, ये इतनी बॉन्डिंग हो जाती है। जी मैम। तो जिस तरह से मेजर कविश ने बोला था, मुझे नहीं लगता वो सही है, क्योंकि मैंने भी देखा है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और उन्होंने आर्मी के बारे में बहुत गलत प्रोजेक्ट किया, बहुत ही आर्मी का ऐसे गलत, उन्होंने आर्मी में घुस के नहीं देखा, ऑपरेशन करके नहीं देखे होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। बॉन्ड ऑफ ब्रदर्स हैं आर्मी में, जो भी उन्होंने उनकी इस विचार से वो ऐसे बोले होंगे, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं कि वो कोई इल ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो जवानों को, ऐसे मैंने तो नहीं देखा। जैसे अभी आपने एग्जांपल जो थोड़ा बहुत उसमें होता है मैम, ऐसे है ना कि अच्छा ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, सुना सकते हैं टास्क के बारे में। अननेसेसरली कोई ये नहीं है तू दारू क्यों नहीं पिया, वो या ऐसे बड्डी क्यों नहीं किया, ऐसे कुछ नहीं है। जो नहीं करना चाहता नहीं करना चाहता, जो कर रहे थे तहे दिल से करेगा, इसलिए करेगा कि उसने भी फ़ायदा उठाना है, उसने भी पढ़ाई करना है, उसने भी कुछ अचीव करना है। कोर्सेज कंप्यूटर कोर्स, कई बड्डीज ऐसे हैं कि लेजर टाइम में जाके कंप्यूटर कोर्स करके आते हैं। सोचो, तो अगर ये और कोई भी कोर्स करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन आपका ऑफिसर ही देगा। अगर ऑफिसर इतना खड़ूस है तो वो क्यों देगा? तो ये जो कह रहे हैं कि ऑफिसर बहुत ज़्यादा मतलब हार्श होते हैं और एकदम बिल्कुल सोचते नहीं हैं, ये गलत है। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं? बिल्कुल, उन लोग को मुझे जवान के लिए नहीं सोचेगा तो फिर अफसर किस लिए है फिर, है ना? जवान के लिए सोचना तो पड़ेगा। सोचेंगे, ऐसे कुछ नहीं है कि सपोर्ट मिलता है। मैं जैसे कि मैं 2 ईयर सर्विस में मैं रवांडा गया हूँ, मैं 18 मंथ्स रह के आया हूँ। कौन है? एक रनाडे साहब है मेजर, उस टाइम पे अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, एस रनाडे साहब। उन्होंने सपोर्ट करा, जब ये जाएगा तो ये ऑपरेशन फिट है जाएगा, कोई एक जाएगा मेरी टीम से, ये लड़का जाएगा, उन्होंने भेजा मुझे, है ना? विदाउट सपोर्ट कैसे आ जाएगा? उस टाइम पर ना उनका मैं बड्डी था ना कुछ था, बोले देखा ऑपरेशनली हाँ ये बंदा लड़का फिट है, एक ही ऑपरेशन में देखा उन्होंने, तो उन्होंने सपोर्ट किया, फॉरन भेजे 2 साल सर्विस। ऐसे कुछ नहीं है, अफसर सपोर्ट बगैर नहीं हो पाता, कोई भी कोर्स में भी नहीं जा पाता। बंदा देखेंगे, अफसर भी देखेंगे, अच्छा इसमें जाना चाह नहीं यार तुम इसमें ये कोर्स में नहीं, ये कोर्स कर लो, ऐसे सपोर्ट करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। एक और पॉइंट उन्होंने जो उठाया था कि कैंटीन फैसिलिटी जो होता है बेकार होता है, एकदम कोई यूज़ ही नहीं करता। उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि जब हम फील्ड में होते हैं मेरे को कितना रिक्वायरमेंट होता है, कभी एक शेविंग क्रीम ले लिया, एक सोप ले लिया, एक टूथपेस्ट ले लिया, कितना पैसा बच गया, बस यही सब यूज़ करते हैं। लेकिन ये भूल गया कि पीस में उनका फैमिली भी है और फैमिली कैंटीन फैसिलिटी यूज़ करते हैं। डिपेंडर्स डिपेंडेंट्स का कार्ड बनता है मैम, बिल्कुल बनता है। जैसे मेरे डॉटर के कार्ड है, उनका वाइफ का कार्ड है, अपना कर सकते हैं। अगर फील्ड में है तो पीस में भी वो कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इतनी जरूरत नहीं तो कार्ड नीचे दे के चला जाए। हाँ, सरेंडर कर दो अगर आपको लगता है नहीं, इतनी जरूरत है, इतने मतलब जरूरत नहीं है, कार्ड दे दो नीचे, किसी को दे दो और वो यूज़ कर लेंगे, है ना? और फिर ऐसा कोई भी नहीं होगा फौजी जिसने कार कैंटीन से नहीं खरीदा होगा। अब तक CSD के जो फैसिलिटीज़ जो हमको गवर्नमेंट देती है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी उसको, अगर क्योंकि कैंटीन फैसिलिटी इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट, बिल्कुल वेरी गुड वाइल इन सर्विस इवन आफ्टर रिटायरमेंट। बिल्कुल, हम लोग अभी कहाँ पे कैंटीन है उसी के आसपास में फौजी लोग रिटायर होने के बाद भी रहते क्यों हैं, रहते हैं फिर? इसलिए रहते हैं कि ताकि कैंटीन फैसिलिटी की जल्दी जाके लेके जाए। उनके विचार से, उनका पता नहीं कैसा विचार है, बट मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू जो व्यूअर्स मेरे पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है, पता नहीं क्यों कहा है, किस कारणवश कहा है, लेकिन बहुत कुछ जो उन्होंने कहा है सही नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैं बताइए, जैसे कह रहे OR को इल ट्रीट करते, अगर OR को इल ट्रीट करते तो वो अपना जान कैसे दे देते हैं, यू नो? नहीं ये गलत है। और मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे देखा नहीं। हम लोग कुछ बोलते हैं, कुछ होते हैं, कुछ एक बंदे को सीधा करने के लिए थोड़ा बहुत हमें बोलना पड़ता है कि भाई तुम तेरा काम ठीक नहीं है, ये ठीक कर लो, वो ये थोड़ा बहुत तो करते हैं। वो तो ज़रूरी होती है, वो तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने के लिए तो ज़रूरी होती है। चाबी तो देना होता है।
उनको पता है। अभी अफसर साहब लोग इतना वो नहीं है कि वो लोग ट्रेन होके आते हैं कि किसको कैसे क्या करना है, कैसे ट्रीट करना है, किस तरह बोलना है। आजकल इससे पहले भी बहुत कुछ चलता था हमारे ज़माने में, हम लोग जब ट्रेनिंग किए थे वगैरह। अभी आजकल किसी रिक्रूट को कोई भी टच भी नहीं कर सकते, वो खुद ही करना पड़ेगा उसको फिजिकल डेवलप के लिए। उस टाइम पहले ये बोलते थे कि ठीक है तुम ये करो ताकि फिजिकल स्ट्रांग हो जाए। आजकल ऐसे कुछ नहीं मैम, आजकल आर्मी तो बिल्कुल मस्त है एकदम। बिल्कुल। हम लोग में इतनी 30 ईयर्स ऐसे किया कि हमें पता नहीं लगा कि कब क्या कैसे, क्योंकि ऑपरेशन में रहते थे, उसी के ऊपर फोकस था। अच्छा सबके साथ कुछ के साथ थोड़ा बहुत हो जाता है, वो नॉर्मल टेक इट इजी करके चलना होता है। इनफैक्ट मैंने तो हमारे एयरफोर्स में, आर्मी में भी है कि अगर घर में किसी को मेडिकल रिक्वायरमेंट है एंड थिंग्स ऑफ दैट, उनको चॉइस पोस्टिंग भी देते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। और बिल्कुल हर बार तो नहीं दे सकते, पर जितना कुछ कर सकते हैं वो मैक्सिमम करते हैं। तो इस तरह से बोलना कि कोई बिल्कुल आर्मी कोई ध्यान नहीं रखता, देखता नहीं है, नहीं तो क्वार्टर्स दे रहे हैं। अभी क्वार्टर्स में हैं हम लोग, फील्ड में हैं। यहाँ पे क्वार्टर्स में सब्जियाँ वगैरह जो भी चाहिए, जो भी व्हाटएवर रिक्वायरमेंट्स हैं सब प्रोवाइड करते हैं। बटालियन ही प्रोवाइड करता है, उसके लिए नीचे बंदे डिटेल करते हैं कि भाई तुम जाओ इसमें फ्रेश लेके आओ और पूरा क्वार्टर्स में सब डिस्ट्रीब्यूट करो। वो मतलब खरीदते हैं वही मतलब सपोर्ट घर पे आ जाएगा, घर से जाने की जरूरत नहीं है। सोचो तो फिर ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल, इस तरह का मतलब उन्होंने शायद अंदर तक नहीं जा पाए होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। वो सपोर्ट बैटल फुल सपोर्ट करते हैं ऐसे। आपने जब सर्विस ज्वाइन किया था आपकी उम्र कितनी थी? मेरा 17.5 में। बाप रे। और तो 47 में मैं रिटायर हो गया, 30 ईयर्स कंप्लीट करके। क्या था आपका एक्सपीरियंस? ऑल इन ऑल आप क्या कहना चाहेंगे आर्मी के बारे में हमारे व्यूअर्स को, और आपके एक्सपीरियंस के बारे में? जी मैम, मैं ये बताना चाह रहा था, मैं जब लंका का चल रहा था तब मैं विशाखापट्टनम में था, किसी घर पे, पड़ोसी घर पे फास्टर थे, उनके घर पे टीवी देखा था। लंका में जो इंडियन आर्मी में घायल हो रहे थे, जॉनी माइंस वगैरह जो भी ब्लास्ट श्रीलंका में उसके देख के कुछ तो करना है, ज्वाइन होना है। पुलिस नहीं आर्मी में आते हैं, है ना, ऐसे करके वहाँ पे थोड़ा वो हुआ। और उसके बाद फिर आर्मी में टेस्ट वगैरह पास किया, फिर आर्मी में आ गया और मद्रास रेजिमेंट में गया हूँ। मद्रास रेजिमेंट में ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फिर स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर्स के लिए पूछ रहे थे। फिर वहाँ से ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ही हम लोग आ गए थे, 18 लोग आए थे उसमें 10 पैर एसएफ में। फर्स्ट वो मद्रासी बैच गए। उससे पहले 2-3 थे दूसरे जगह से आए हुए थे, लेकिन फर्स्ट बैच हमारा था जो साउथ इंडियन से। उससे पहले 2-3 थे बस, उसमें ज़्यादा नहीं, ग्रुप करके नहीं आए थे। और ओवरऑल मेरे साथ जो भी ऑपरेशन में थे, मेरे तहे दिल से हमें समझा और सपोर्ट भी किया, और उनकी बदौलत हम लोग सही सलामत 30 ईयर्स करके बाहर हैं। उन सबको मेरे तहे दिल से, मेरा सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, मेरे साथ के हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मेन टीआर साहब को, ताकि आप तक पहुँचा है उन्होंने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रकाश साहब, आप आए मेरे पॉडकास्ट में, आपने मुझे इतनी सारी स्टोरीज़ बताई, आपके एक्सपीरियंस, पहले तो आपकी सर्विस के लिए जो आपने अपने देश के लिए किया, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप ये भी कहना चाहूँगी कि आपने जो किया है, हम लोग सब मतलब पूरा देश आपको उसके लिए रिस्पेक्ट करता है। जी मैम, आप आए और आपने अपना टाइम दिया और इतना सब कुछ हमें बताया। थैंक यू सो मच।